नमस्कार। नमस्कार। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो आज हम जिस सोर्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, उसका नाम है 14th डे, द इन्फ्लुएंसर्स गाइड टू सोशल मीडिया सिक्योरिटी एंड स्कैम्स। और शुरुआत में ही मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मुझे बहुत रोचक लगी। बताइए। देखिए, आज के समय में ना सोशल मीडिया सिर्फ कोई मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है। मतलब ये सिर्फ बिल्ली के फनी वीडियो देखने या छुट्टियों की तस्वीरें डालने की जगह नहीं है। एकदम सही कहा आपने। आज ये हमारी पहचान है, एक पूरा का पूरा व्यापार है, और बहुत से लोगों के लिए तो आय का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। और ठीक इसी कारण से हैकर्स और स्कैमर्स का मुख्य निशाना अब सोशल मीडिया यूजर्स ही होते हैं। क्योंकि देखिए, जहां लोगों का ध्यान होगा, जहां पैसा और पहचान होगी, वहीं पर तो खतरे सबसे ज्यादा होंगे ना। बिल्कुल सीधी सी बात है। एक हैकर के नजरिए से सोचिए, किसी सफल इन्फ्लुएंसर का अकाउंट हैक करने का मतलब सिर्फ एक प्रोफाइल हैक करना नहीं है। वो असल में उस अकाउंट से जुड़े लाखों लोगों के उस भरोसे को हैक कर रहा होता है जो सालों की मेहनत से बनता है। क्या बात है, बहुत ही सटीक विश्लेषण किया आपने। और इसी बात पर सोर्स में एक बहुत ही कमाल का मूल मंत्र दिया गया है। हाँ, फॉलोअर्स ज्यादा, जिम्मेदारी भी ज्यादा। एग्जैक्टली। जितनी बड़ी आपकी ऑडियंस होगी, आपकी जिम्मेदारी और आपका रिस्क दोनों उतने ही बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि इंस्टाग्राम पर ये हैक्स असल में होते कैसे हैं। सोर्स में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम में आने वाला वो डर पैदा करने वाला मैसेज। वो कॉपीराइट वाला मैसेज ना? हाँ। मतलब एकदम से इनबॉक्स में मैसेज आता है कि योर अकाउंट विल बी डिलीटेड ड्यू टू कॉपीराइट वायलेशन। सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाए। और यही तो हैकर्स चाहते हैं। मैं समझाती हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है, ये विशुद्ध रूप से इंसानी मनोविज्ञान से खेलने का तरीका है। मनोविज्ञान से? जी, तकनीकी भाषा में इसे फिशिंग लिंक्स कहते हैं। जब यूजर वो डिलीट होने वाली चेतावनी पढ़ता है तो उसके दिमाग में पैनिक ट्रिगर होता है। डर के मारे वो तार्किक रूप से सोचना बंद कर देता है और वो उस लिंक पे क्लिक कर देता है। बिल्कुल। और वो लिंक उन्हें एक ऐसे फेक लॉगिन पेज पर ले जाता है जो हूबहू इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसा ही दिखता है। अकाउंट बचाने की जल्दबाजी में यूजर खुद अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर हैकर को सौंप देता है। बाप रे, मतलब हैकर ने कोई कोडिंग नहीं की, बस एक भ्रम पैदा किया। हाँ, इसे डर का व्यापार कह सकते हैं। और इसी के उलट एक और तरीका है जो लालच पर काम करता है, फेक ब्रांड कोलैबोरेशन। अरे हाँ, मैंने इसके बारे में सोर्स में पढ़ा था। इसमें इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज आता है कि हम आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, इस लिंक पर क्लिक करें। और जैसे ही वो लिंक खोलते हैं तो या तो मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है या फिर से वही नकली लॉगिन पेज आ जाता है। ये तो सच में बहुत चालाकी वाला काम है। लेकिन सोर्स में एक और अटैक का जिक्र है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया। 2FA रीसेट अटैक। ओहो, वो वाला? हाँ, वो बहुत ही शातिर तरीका है। मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो हैकिंग रोकने के लिए ही होता है ना? हाँ, फिर इसे कैसे बाईपास करते हैं? देखिए, इसमें हैकर पहले किसी तरह पासवर्ड गैस कर लेता है या कहीं से चुरा लेता है। अब उसे लॉगिन करने के लिए OTP चाहिए, तो वो क्या करता है कि यूजर के किसी दोस्त का अकाउंट हैक कर लेता है। अच्छा, दोस्त के अकाउंट से मैसेज करता है? हाँ, वो दोस्त बनकर मैसेज करेगा कि यार मैं मुसीबत में हूँ, मैंने गलती से कोड तुम्हारे नंबर पर भेज दिया है, प्लीज मुझे वो सेंड कर दो। और लोग अपने दोस्त की मदद करने के चक्कर में अपना ही OTP दे देते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए सबसे सख्त चेतावनी यही है कि OTP कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। ये सच में आंखें खोलने वाला है। अच्छा, फेसबुक हैकिंग के बारे में भी कुछ सामान्य तरीके बताए गए हैं। हाँ, फेसबुक पर मुख्य रूप से 4 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला, वही फेक सिक्योरिटी अलर्ट वाले ईमेल जो एकदम असली लगते हैं। दूसरा, मैसेंजर स्कैम। मैसेंजर स्कैम। तीसरा, पब्लिक वाईफाई का अंधाधुंध इस्तेमाल। जब लोग कैफे या एयरपोर्ट के फ्री वाईफाई से लॉगिन करते हैं तो नेटवर्क सुरक्षित नहीं होता और डेटा चोरी हो जाता है। और चौथा तो मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी किया है, कमजोर पासवर्ड। हाँ, वो 1 2 3 4 5 है या पासवर्ड 1 2 3। तो इससे बचने के तरीके क्या हैं? समाधान बहुत सीधे हैं। सबसे पहले तो पासवर्ड मजबूत होना चाहिए, कम से कम 12 कैरेक्टर्स का। 2FA हमेशा ऑन रखना चाहिए। अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। आधिकारिक ईमेल ही चेक करें और लॉगिन अलर्ट्स इनेबल करके रखें। सही कहा। अब मैं इस चर्चा को एक नए पहलू की तरफ मोड़ना चाहता हूँ। हमने ये तो समझ लिया कि अकाउंट हैक कैसे होता है। जी, लेकिन तब क्या होता है जब किसी इन्फ्लुएंसर के अकाउंट का इस्तेमाल खुद उनके ही फॉलोअर्स को ठगने के लिए किया जाए? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है
और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि स्कैमर्स उस भरोसे का फायदा उठाते हैं जो फॉलोअर्स अपने पसंदीदा क्रिएटर पर करते हैं। जैसे वो फेक गिवअवेज। बिल्कुल। मैंने देखा है कई बार आईफोन गिवअवे के नाम पर पोस्ट आती है कि जीतने के लिए शेयर करें, लाइक करें और लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। और लोग मुफ्त के आईफोन के लालच में अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स वहां डाल देते हैं। अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ। और इसे डेटा हार्वेस्टिंग कहते हैं। वो डेटा बाद में डार्क वेब पर बेचा जाता है। बहुत ही खतरनाक है ये। और एक पेड प्रमोशन स्कैम भी होता है ना? हाँ, इसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स चंद पैसों के लालच में आकर फेक क्रिप्टो या सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार करने लगते हैं। हाँ, बेटिंग एप्स। जी, वो दावा करते हैं कि उन्होंने लाखों कमाए हैं। फॉलोअर्स उन पे भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई लगा देते हैं और उनका भारी आर्थिक नुकसान हो जाता है। ये तो सीधे तौर पर विश्वासघात है। और सोर्स में एक अकाउंट सेल या रेंट स्कैम का भी जिक्र है। हाँ, ये एक नया ट्रेंड है। बड़े पेजों को कुछ हफ्तों के लिए किराए पर दे दिया जाता है। अच्छा, तो पेज का मालिक कोई और चला कोई और रहा है। एकदम। और जो किराए पर लेता है वो उस पर अक्सर राजनीतिक विज्ञापन या स्कैम वाले एड्स चलाता है। या मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम या सोर्स किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम बस निष्पक्ष रूप से वो बता रहे हैं जो जानकारी सोर्स में दी गई है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है कि कैसे पर्दे के पीछे से खेल होता है और फॉलोअर्स को लगता है कि ये कंटेंट उनका पसंदीदा इन्फ्लुएंसर ही डाल रहा है। इसीलिए वो नियम यहाँ सबसे ज्यादा लागू होता है। फॉलोअर्स ज्यादा, जिम्मेदारी भी ज्यादा। बिल्कुल। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो आपका कंटेंट किसी का बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। आपको बहुत सावधान रहना होगा। एकदम सही बात है। अब हम चर्चा के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे सोर्स में स्पष्ट रूप से सबसे खतरनाक स्कैम बताया गया है। क्रिप्टो और लोन ऐप्स। हाँ, सबसे पहले क्रिप्टो स्कैम्स की बात करते हैं। क्रिप्टो की दुनिया तकनीकी शब्दों से भरी है और बहुत कम लोग इसे सच में समझते हैं। स्कैमर्स इसी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। जैसे वो डबल मनी स्कैम। हाँ, वो तो सबसे आम है। लालच दिया जाता है कि 0.01 बिटकॉइन भेजो और 0.02 बिटकॉइन वापस पाओ, जो कि 100% फ्रॉड है। बिल्कुल। और फिर आते हैं फेक ट्रेडिंग गुरु। ये लोग अपने फेक प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स और एडिटेड डैशबोर्ड इमेजेस दिखाते हैं ताकि लोग उन्हें अपना पैसा निवेश करने के लिए दे दें। और एक पंप एंड डंप स्कैम भी है। ये तो एकदम किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। मैं इसे एक कहानी की तरह बताता हूँ। मान लीजिए एक इन्फ्लुएंसर है, वो अचानक किसी अनजान और सस्ते क्रिप्टो कॉइन को प्रमोट करने लगता है। जी। वो कहता है कि ये कॉइन आसमान छूने वाला है। उसके लाखों फॉलोअर्स उसे खरीदने लगते हैं। डिमांड बढ़ती है तो सच में कॉइन की कीमत ऊपर जाने लगती है, जिसे पंप करना कहते हैं। हाँ। और फिर जैसे ही कीमत अपने चरम पर पहुंचती है, वो इन्फ्लुएंसर अपना सारा हिस्सा बेचकर भारी मुनाफा कमाकर भाग जाता है। और इसे डंप करना कहते हैं। इससे मार्केट क्रैश हो जाता है और आम लोगों का पूरा पैसा डूब जाता है। ये सच में बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इससे भी डरावना कुछ है तो वो हैं लोन ऐप स्कैम्स। उफ, लोन ऐप्स का मामला तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मैं इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका समझाता हूं। सोशल मीडिया पर एक ऐड आता है कि बिना किसी पेपर वर्क के तुरंत लोन लें, और जिसे जरूरत होती है वो तुरंत ऐप डाउनलोड कर लेता है। हाँ। ऐप इंस्टॉल होते ही वो आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स और फोन की गैलरी का एक्सेस मांगता है, जो लोग बिना सोचे समझे अलाउ भी कर देते हैं। बिल्कुल। फिर उन्हें एक छोटा सा लोन दे दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उस पे इतना भारी ब्याज लगा दिया जाता है कि चुकाना नामुमकिन हो जाता है। और असली खेल यहाँ से शुरू होता है, मानसिक प्रताड़ना का खेल। जब वो इंसान पैसे नहीं दे पाता तो ये स्कैमर्स उसे ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। चूंकि उनके पास फोन की गैलरी का एक्सेस होता है, वो यूजर की तस्वीरों को एडिट करके आपत्तिजनक बना देते हैं। बहुत ही घिनौना काम है ये। और फिर धमकी देते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये तस्वीरें उनके परिवार वालों और कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे। इस मनोवैज्ञानिक दबाव में लोग टूट जाते हैं। ये सुनकर ही बहुत डर लगता है। इसीलिए सभी सुनने वालों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि हम खुद को बचाएं कैसे? खतरे के संकेत या कहें कि रेड फ्लैग्स क्या हैं जिन्हें देखते ही हमें सावधान हो जाना चाहिए? सॉस में कुछ बहुत ही स्पष्ट रेड फ्लैग्स बताए गए हैं। जैसे अगर आपको कहीं लिखा दिखे लिमिटेड टाइम ऑफर, मतलब आपको सोचने का समय नहीं दे रहे हैं। हाँ, या फिर गारंटीड प्रॉफिट, निवेश में कोई गारंटी नहीं होती। सही कहा। इसके अलावा एक्ट फास्ट या क्रिप्टो सीक्रेट स्ट्रैटेजी जैसे शब्द, ये सब सिर्फ आपको फंसाने के तरीके हैं
और यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगी जो सोर्स में भी है। क्या? अगर कोई चीज बहुत आसान लग रही है तो उसके स्कैम होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो हमारी फाइनल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए? सबसे पहले तो एक अच्छे पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें ताकि आपको हर जगह के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड याद न रखने पड़े। और 2FA तो ऑन रखना ही है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, SMS से आने वाले OTP पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। अच्छा। हाँ, SMS से बेहतर और सुरक्षित विकल्प है ऑथेंटिकेटर ऐप का इस्तेमाल करना। ये बहुत अच्छी टिप है। इसके अलावा पब्लिक वाईफाई में कभी भी लॉगिन करने से बचें, गिव अवे के चक्कर में अपनी पर्सनल डिटेल्स ना दें। और अगर क्रिप्टो या लोन की बात हो तो? क्रिप्टो के लिए सिर्फ भरोसेमंद और जाने माने एक्सचेंजेस का ही इस्तेमाल करें, और लोन ऐप्स के मामले में तो सिर्फ वेरीफाइड और रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त कंपनियों पर ही भरोसा करें। बहुत ही शानदार जानकारी दी आपने। तो अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा को समेटूं तो एक बात साफ है जी, सोशल मीडिया आज के समय में एक बहुत बड़ी पावर है, एक बहुत बड़ी ताकत है, और हम सब जानते हैं कि पावर के साथ हमेशा जिम्मेदारी भी आती है। बिल्कुल। इसीलिए जो हमारा आज का मुख्य विचार था उसे मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा। फॉलोअर्स ज्यादा, जिम्मेदारी भी ज्यादा। एकदम सही। और जाते जाते मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। आज हमने देखा कि कैसे स्कैमर्स बड़े पेजों को किराए पर लेकर विज्ञापन चलाते हैं। ऐसे में हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या सवाल? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद ये जांचने के लिए काफी कदम उठा रहे हैं कि असल में पर्दे के पीछे से वो अकाउंट कौन चला रहा है? बहुत गहरा पॉइंट है ये। या फिर किसी हैक हुए इन्फ्लुएंसर को पहचानने का जो पूरा बोझ है वो हमेशा हम जैसे आम फॉलोअर्स के कंधों पर ही रहेगा? क्या प्लेटफॉर्म्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये वाकई सोचने वाली बात है और मुझे लगता है कि इस पर एक लंबी बहस हो सकती है। लेकिन आज के लिए हम अपनी इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जी। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। हमेशा सतर्क रहें, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बनाए रखें और सुरक्षित रहें। और अनजान लिंक्स पर क्लिक बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।